नमस्कार। शुरुआत कर रहे एक कहानी से। एक मर्द है जो दावा करता है कि वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है, बिल्कुल शाहजहां और मुमताज़ वाली। उसके 6 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो बीवी को ऑपरेशन नहीं करवाने देता। सबसे बड़ी बेटी जैसे छोटे बच्चों की माँ हो चुकी है। अब महिला को 7वां बच्चा होने वाला है, मगर इस दौरान महिला की मौत हो जाती है। उनका एक परिचित परिवार मातम मनाने के लिए जाता है तो पाता है कि जो मर्द शाहजहां जैसी मोहब्बत करता था, उसने फौरन शादी कर ली है और अब अपनी नई बीवी के साथ वो मगन है और उसकी बड़ी बेटी जो है वो बच्चों की देखभाल कर रही है। ये बानू मुश्ताक के संग्रह हार्ट लैम्प की पहली कहानी है। बानू मुश्ताक कन्नड़ की लेखिका हैं, लेकिन अब सारी दुनिया उन्हें जानती है। वो इंटरनेशनल बुकर जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका हैं। बानू मुश्ताक वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं और समाज सेविका भी हैं। उन्होंने साहित्य में लगभग अदृश्य हो चुकी मुस्लिम समाज की औरतों को सामने ला खड़ा किया है। उनकी कहानी में औरतें प्रॉपर्टी का अधिकार मांगती हुई नजर आती हैं, विवाह के लिए तैयार होती हुई माएँ नजर आती हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज बानू जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है बानू जी आप सभी का। बानू जी, आपका लेखन आपके संघर्ष से ही निकला है, ये हम सब जानते हैं। बुकर पुरस्कार मिलने के बाद कितनी बदल गई है आपकी दुनिया, और जो बानू मुश्ताक लेखिका होती थी उनके ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है बुकर के बाद? वैसे तो हम इंडियन सब मल्टीलिंगुअल होते हैं और मेरा भी यही हाल है। मेरी मातृभाषा दक्कनी उर्दू है और मेरा लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन कन्नड़ा है और इंग्लिश तो आदि ही हूँ। अब इस मामले में प्लीज़ मैं सब मिक्स करके बात करती हूँ, प्लीज़ फॉलो कीजिए। दूसरी बात यह है कि बुकर का जो असर है, एक इन पर्सन एज बानू मुश्ताक और दूसरा एक लेखिका होते हुए। पहले मैं लेखिका के नज़रिए से जो चेंजेस आए इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। एक तो पहले बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि बुकर प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट सर्कल के लोग थे और जो मेरे साथ लंदन आए थे उस कंपटीशन को, उन सब का इरादा था कि और उन सब का फोरकास्ट था और वो बोल रहे थे कि कोई चांसेस नहीं विन होने के, क्योंकि अब तक जो बुकर में जो प्राइजेस आकर हैं सब नॉवेल्स हैं। बिल्कुल। ये तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन होते हुए वो नो चांस कंपटीशन में। लॉन्ग लिस्ट तो हुआ, शॉर्ट लिस्ट तो हुई है आपकी किताब, मगर विन होने के चांसेस बहुत रेयर हैं, शायद नहीं हो सकते। यही बहुत सारे मेरे फर्स्ट सर्कल के लोगों का कहना था। अच्छा। उसके बावजूद मैंने क्या किया, कंपटीशन के 5 दिन पहले मेरी फैमिली भी मेरे साथ लंदन आई थी, उन सबको साइट सीइंग के लिए भेजकर मैं खुद अकेले हमारे घर में, यानी हम एक अपार्टमेंट रेंट किए थे, वहाँ बैठकर मैं एक्सेप्टेंस स्पीच पूरी लिख डाली, अकेले ही बैठे हुए। अच्छा, और मैं आपने पूरी स्पीच लिख ली थी कि जीतने के बाद क्या बोलना है? जीतने के बाद क्या बोलना है, एक्सेप्टेंस स्पीच, जो वहाँ मैं ज़रूर विन होंगे। हाँ। और विन होने के बाद जो भी एक्सेप्टेंस स्पीच मुझे वहाँ डिलीवर करना था वो मैंने लिख दिया। और जो बार बार मुझे कहा जाता था कि ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन होगा, तो मैं वो भी लाइन डिस्कस किया कि नो स्टोरी इज शॉर्ट, कोई भी कहानी छोटी नहीं होती, कहानी कहानी ही होती है। ये एक्सेप्टेंस स्पीच मेरे लंदन की पब्लिशर तारा स्टेफान, उसने पिछले हफ्ते मुझसे फ़ोन पे कहा कि इस स्पीच को 30 लाख व्यूज़ मिले हैं। वाह। यस। और बुकर वाले खुद परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों इस स्पीच को इतना सराहा जा रहा है, क्यों इस स्पीच को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। वैसे मेरी इंग्लिश भी बहुत भारी नहीं है, बस जैसे इंडियंस बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोल लेती हूँ। वही इंग्लिश में जो मैं एक्सेप्टेंस स्पीच बोला उसको सब लोग पसंद किए। दूसरा, शॉर्ट स्टोरीज़ को
नावल से थोड़ा कमतर समझते हैं, थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं। जी। मगर इस अवार्ड के बाद, हम्म। इस प्राइज़ के बाद शॉर्ट स्टोरीज लिखने में उसको एक रिकग्निशन मिला है। बिल्कुल। एक शॉर्ट स्टोरीज को रिकग्निशन मिला है, दूसरा ये इंडिया से मैं सेकेंड लेडी हूँ जो जी। बुकर मुझे जी। मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी, Yes. बिल्कुल। और कन्नड़ की आप पहली लेखिका हैं जिन्हें ये बुकर इंटरनेशनल मिला है। कन्नड़ की आप पहली लेखिका हैं और हाँ, दूसरी भारतीय कन्नड़ा महिला। लैंग्वेज, जी। हालांकि कन्नड़ा लैंग्वेज को 2500 साल का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है। जी। इसके बावजूद ग्लोबल लेवल में कोई ऐसा रिकग्निशन नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम कन्नड़ा को इतना ज़बरदस्त रिकग्निशन मिला है। बिल्कुल। और ये भी बात नहीं है, जो साउथ इंडिया के द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, जी। मलयालम, वो लोग भी बहुत सारा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि द्रविडियन लैंग्वेजेस को रिकग्निशन बिल्कुल, मिला आपने है। पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर Yes. रोशन किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर बानू जी, मैं और भी कुछ सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आप उस दौर में लेखक बनी हैं जब महिलाओं के लिए पढ़ाई करना भी बहुत Yeah. मुश्किल होता था। Yeah. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 26 साल की उम्र में आपने लव मैरिज की थी, बहुत परेशानियां झेली, परिवार का, सोसाइटी का, सबका विरोध आपने झेला। कैसी थी वो जिंदगी, उस संघर्ष के बारे में भी बताएं। या कॉलेज में जब थी तो मेरे सीनियर और मेरे दूर के रिश्तेदार मेरे हस्बैंड है आजकल, जब हमको एक दूसरे को हमने पसंद किया, मगर पूरे 7 साल तक शादी नहीं बनी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले उनको ये ज़्यादातर, खासकर उनको ये ऑब्जेक्शन था कि एक काली पीली लड़की है। मेरे रंगत की वजह से, मेरे काले पीलेपन से वो शादी भी करना नहीं चाहते थे। और दूसरा, मैं आउटस्पोकन भी हूँ, खुल के बात करती हूँ। वो काली पीली भी है और बहुत ज़्यादा बात भी करती है, ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ मेरे लिए बात। और मैं मैं जॉब में भी थी, जब ऑल इंडिया रेडियो में मैं अनाउंसर होकर सिलेक्शन भी हुआ था जी। बेंगलुरु स्टेशन को। उसके बाद कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैं वहाँ हासन, मेरे जो ज़िले में, मैं हाई स्कूल में टीचर भी थी। मेन इशू ये था कि उसको जॉब भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। मैं वो भी मान लिया और शादी हुई 15 दिन के बाद मुझे जॉब को रेजिग्नेशन भी करना पड़ा। और मैं बिल्कुल घर के माहौल में एक हाउसवाइफ होकर, मैं बस एक बहू बनकर, एक बीवी बनकर ऐसा ही रहना पड़ा, ये मामला। तो दिक्कतें लगातार आती रहीं। एक बात और मुझे बताइए कि आपकी कहानियों में मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, उनके संकटों को आपने छुआ है, उनकी मुश्किलों को छुआ है, चाहे वो प्रेगनेंसी से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो प्रॉपर्टी का अधिकार मांगती हुई नजर आ रही हैं। जब आप इन कहानियों के किरदारों को चुनती हैं, विषय कैसे चुनती हैं आप? नहीं, ये एक्चुअली एक सोशल इनएविटेबल एक्शन लेना था मुझे। जब क्योंकि 1980s में पूरे कर्नाटका में सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ किसानों का मूवमेंट, एक तरफ दलित मूवमेंट्स, और एक तरफ लैंग्वेज मूवमेंट्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट, लैंग्वेज मूवमेंट और एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये सब मिलजुल कर पूरे कर्नाटका में एक बहुत ज़बरदस्त सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। उन सब प्रोग्राम्स में, उन सब सोशल मूवमेंट्स में मैं डायरेक्ट तौर से हिस्सा भी ली। जब मैं उसके कारकुन बन के मैं काम करने लगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा से वर्कशॉप्स होते थे, वीकली वर्कशॉप्स, डेली वर्कशॉप्स सब देते थे। और जब यंगस्टर्स थे उस ज़माने के, जैसे मैं भी थी उनमें से एक, हम सबको पूरे डिस्कशंस होते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, एक फेमिनिज्म क्या बोलता है, फेमिनिस्टिक हिस्ट्री क्या बोलते हैं, एक फेमिनिज्म राइट्स क्या बोलते हैं, और फेमिनिज्म क्या चाहता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो वर्कशॉप्स हुए उसमें मैं रेगुलर में हिस्सा लेती थी। इस के ऊपर ये बहुत अजीब लगा वहाँ के लोगों को, मुस्लिम सोसाइटी को, कि मेरे ससुर भी एक ईमानदार लोग थे वहाँ के, और मेरे बाप का भी कुछ पोजीशन था। फलां के बेटे और फलां की बहू नारे लगाकर रास्ते में प्रोसेशन करती है, झंडा पकड़ती है और पुलिस उसे अरेस्ट भी करती है। ये कैसे औरत है, ये क्या कर रही है, ये क्या करना चाहते हैं, चलो घर की इज्जत भी लुटा दी, ऐसा उनका एक ओपिनियन था मेरे बारे में। मैं जब वो सोशल मूवमेंट्स में मैं इन्वॉल्व हुई
और सोशल जस्टिस के पूरे मरहलों से गुजरते गई तो मुझे क्लैरिटी होते गए। और उसमें एक मोमेंट था जिसको आज भी बंडाया साहित्य संगठन कहते हैं, यानी ये एक बागी मूवमेंट है, जैसे एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जी। जहाँ सोशल नॉर्म्स को एज इट इज़ नहीं मानते, बिल्कुल। जो डिसोबीडियंस का एक मेजर इशू है, रेजिस्टेंस है, जो जहाँ कास्ट, क्लास और जेंडर को बहुत सारे सवाल करते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके जो नाम्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। इस बागी मूवमेंट के, इस बंडाया साहित्य संगठन के मैं स्टेट लेवल कन्वीनर भी हो चुकी हूँ। इसके ज़रिए मुझ में जो पहले से ही लिखने की सलाहियत थी जी। मैं लिखना चाहती थी, बहुत कुछ लिखना चाहती थी, मगर माहौल ऐसा था कि एक मुस्लिम औरत लिख रही है, वो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा मैं जो पढ़ी हूँ और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा जो है वो कन्नड़ा है और मादरी ज़बान दक्कनी उर्दू है। इस माहौल में मैं लिखूं तो क्या लिखूं, कौन से ज़बान में लिखूं और सब्जेक्ट क्या होता है और मेरे कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए और जो बैकग्राउंड मैं एक सिनेरियो बनाती हूँ वो क्या होना चाहिए। मैं सीता के बारे में लिखूं या गीता के बारे में लिखूं या ज़ोहरा के बारे में लिखूं या आयशा के बारे में लिखूं। ऐसा लिखूंगी तो मैं दीपावली के बारे में लिखूं या रमज़ान के बारे में लिखूं। और क्योंकि मेरे पूरे ऑडियंस कन्नड़ स्पीकिंग लोग थे, कन्नड़ीगास थे, कन्नड़ीगास को मैं लिखना है तो मैं क्या लिखूं, ये दुविधा मेरे आगे थी। मैं कुछ डिसाइड नहीं की थी। तो बंडाया साहित्य संगठन के ओर से ये भी डायरेक्शंस हम तुम मिलते जाएंगे तो लिखो तो खुद के बारे में लिखो, खुद के जो करीबी सोसाइटी है जी, तुम्हारे अपने जो हैं, तुम्हारे मोहल्ले के बारे में लिखो और तुम्हारे अपने जो हैं उनके बारे में लिखो, जो अनामिलिस तुम फील करते हो उसके बारे में लिखो। ऐसा मिलते जाने के बाद पहले एक स्टोरी लिखी जिसमें मुस्लिम नाम थे, मुस्लिम औरतें थीं। जब तक कन्नड़ा लिटरेचर में यह माहौल था कि हिंदू मेल राइटर्स ही ज़्यादा थे, विमेन राइटर्स नहीं थे, क्योंकि उनको एजुकेशन ही दूर की बात थी। और जब मुस्लिम सोसाइटी के बारे में वो लोग लिखते तो मुस्लिम विमेन को तो नहीं टच करते थे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था हिंदू मेल राइटर्स को। और जो भी लिखते एक करीम साहब के बाद लिखते बारे में लिखते या सलाम साहब के बारे लिखते और उनके बारे में ऐसे लिखते कि या तो वो बहुत ही गॉडली पर्सन है, बहुत ही बेहतरीन शख्स है जिसमें कोई बुराई नहीं, या ऐसे लिखते कि वो ऐसा विलन है, ऐसा राक्षस है जो उसके बारे में बोलने कोई लफ्ज़ ही नहीं, ऐसे लिखते। तो मैं सोचते कि ऐसे क्यों लिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर सबके पास हैं, अच्छा और बुरा, मुस्लिम भी हो सकता है। यानी कि आप आसपास जो लोग देख रही थी, जो कहानियां आप देख रही थी, उन्हीं को आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में मैं एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की। जब मैं स्टोरी लिखी और जो उर्दू के वर्ड्स थे वो ऐसे ही रखते गए, जैसे जनाजा, जैसे मस्जिद, जैसे असर की नमाज, रमज़ान, ऐसे ही जो भी पर्शियन, अरेबिक और हमारे यूसेज के वर्ड्स थे वो ऐसे ही कहानी में रखते गए। मगर कन्नड़ा पीपल, दे वर सो ग्रेसफुल, दे वर सो काइंड, दे वर सो लिटरेट पीपल, वो एक्सेप्ट करते गए वो वर्ड्स। आज कन्नड़ा लिटरेचर के वर्ड्स में है जी, और आज आपके जो लिखे शब्द है बानू जी, वो इतनी आगे पहुंच चुके हैं कि अब वो पूरी दुनिया के दिलों को छू रहे हैं। आपने जो लिखा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरा इरादा था कि ये जो गैप है ये ब्रिज करेंगे, ये ब्रिज करेंगे, क्योंकि एक मुस्लिम कस्टम्स के बारे में, मुस्लिम आदत के बारे में, मुस्लिम सोच के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है बानू जी मेरे पास। आप डिप्रेशन से भी गुजरी और हम जानते हैं कि अब जो माहौल है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग भाग रहे हैं और टेंशन में जल्दी आते हैं, डिप्रेशन में और जल्दी आते हैं। आप किस तरह से उभरी उससे, वो ज़रूर बताएं। यह शादी के बाद जो मैं जॉब भी छोड़ी थी, घर पर ही रहती थी, मेरे कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ नहीं थे, उसके बारे में मैं सफ़र करती थी। और मेरे हस्बैंड को मैं बार बार बोल रही थी कि मेरा दिमाग को जंग पकड़ जाएगा अगर मैं कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ ना करूँगी, ना लिखूँगी, ना इंटरेक्ट करूँगी। तो वो बोलते थे कि लिखूँगे तो क्या लिखूँ, कोई स्टिमुलेशंस तो चाहिए ना, लिखना इतना आसान
चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल जैसे बैठ के हम बात करेंगे ऐसा भी आसान, बात करने को भी कुछ तो हिम्मत होना चाहिए, मवाद होना चाहिए। कुछ भी नहीं तो मैं लिखूं भी तो कैसे लिखूं। तो उनको पूछती थी कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त चाहिए, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, या तो मैं हायर स्टडीज़ करना चाहती हूँ, या कुछ बाहर के दुनिया से मैं अपना ताल्लुक़ करना चाहती हूँ। जो वो भी मेरे हस्बैंड भी मजबूर थे, क्योंकि वो भी उनके जो बुज़ुर्ग थे उनकी बात मानने की थी, और उनके वैल्यूज़ अलग थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरे आदमी है, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनके वैल्यूज़ अलग थे, उनका फेथ अलग था, उनका देखने का नज़रिया अलग था। जब ऐसा हो तो मेरे एक बेटी हुई, पहलन बेटी जो हुई, पहलन वो बेटी जब 3 महीने की हुई तो शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी था, और पहले से भी मुझे बहुत एक रिवोल्ट होती थी। मैं इसके बाद में मैंने क्या किया, मेरे ससुराल वाले बिजनेस के आदमी थे, वो वॉचेस एंड स्पेक्टिकल के शॉप्स थे। वॉचेस और क्लॉक्स के एक सर्विस के वास्ते में ज़्यादा वाइट पेट्रोल जी जमा करते, स्टोर करते, वो घर से थोड़ी दूर पे रहता था। उस दिन रात को मैं झगड़ा करी मेरे हस्बैंड से, मेरी बच्ची सो रही थी, मैं बाहर गई और वाइट पेट्रोल पूरा मेरे ऊपर डाल लिया, और अपने कमरे में आई और मेरे हाथ में मैच बॉक्स था। मैं खुद को जलाने वाली थी कि वो पेट्रोल के बास को मेरे हस्बैंड हो जाग गए। अच्छा। वो एकदम आके हक के मेरे हाथ से मैच बॉक्स छीन लिया, बच्चे को उठाए और मेरे पैरों पर डाल दिए, एंड ही प्लीडेड नॉट टू डू लाइक दैट। ऐसा बहुत रिक्वेस्ट कर लिए, और देन ही सेड आई विल सपोर्ट यू, तुमको जो भी चाहिए मैं सपोर्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ही कन्विंस्ड मी। उसके बाद में ग्रेजुअल वो एक ऐसा एक वीक मोमेंट था, वो वीक मोमेंट से जब मैं बाहर आई तो देन मैं लेकिन खुद को मैं समझ सकी, देख सकती कि मैं क्या कर रही हूँ। वो वीक मोमेंट गुजरने के बाद थोड़ा मैं भी अपने आप को संभाल। तो यहाँ पर बानू मुश्ताक जी के हस्बैंड जो है उनके लिए भी जोरदार तालियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे क्षण पे उनको रोका, वरना वो इस तरह के हालात पे पहुंच गई थी कि जान लेने तक की स्थिति पर वो आ गई थी। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बानू जी, आप हमारे साथ हैं, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है, इसलिए मुझे इस बातचीत को, गुफ्तगू को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे कुछ और मेहमान भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और एक बार फिर से हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि आप हमारे साथ हैं। आइए। थैंक यू। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार